हेलो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि पिछले वाली वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताया था क्या, 3 तरह के अकाउंट्स बताए थे मैंने, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है सारी चीज़ मैंने बताई थी। आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप उसको जनरेट कर सकते हो, है ना, जनरलाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में के बेस पे हम कैसे एंट्री करेंगे, उसके लिए क्या होता है, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग द अकाउंट्स। ये तो अकाउंट्स को आपके 3 टाइप हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इनको जर्नलाइज कैसे करते हैं, जर्नलाइज मतलब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो, पर्सनल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, डेबिट मीन्स डीआर मतलब डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट क्रेडिट द गिवर करोगे। ठीक है, आपको रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट करोगे और गिवर को क्रेडिट करोगे। ठीक है, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अभी ध्यान से आप देखो। पहले रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्या है, रियल अकाउंट हो गया। अब देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब मान लो आपने किसी को कैश पेमेंट किया। ठीक है, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वो बंदा रिसीव करने वाला, जैसे मान लो कैश पेड टू राम, आप राम को कैश पेमेंट कर रहे हो। जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो कौन है आपका, वो रिसीवर है। तो आप रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, कैश क्या है, कैश आपका एसेट है, वो जा रहा है, तो वो आ जाएगा रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास से बताया था ना कि रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैश, बैंक, सारे एसेट्स आपके रियल अकाउंट में आते हैं। तो आप जो भी एसेट्स आपके पास आ रहे हैं तो हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी उनको डेबिट करना है। और जो अगर ये सारी चीजें, जो भी एसेट्स आपने खरीदे हैं,
ये जा रहे हैं, यानी आप बेच रहे हो, सेल आउट कर रहे हो, तो उसको लिखोगे, वो होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अगर हमारे पास आ रहा है, हम खरीद रहे हैं, तो उनको डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर बेच रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लो कि आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा है, कैश में खरीदा है पेमेंट करके, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे। तो फर्नीचर क्या है, आपका आ रहा है, दोनों के दोनों, फर्नीचर और कैश दोनों के दोनों एसेट हुए। अब देखो आपने क्या क्या सीखा है। यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट में आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर हो गया, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चों को आप डेबिट करोगे और सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक रूल और होता है, उसको भी आपको बताता हूँ, हालांकि है यही चीज है, बट देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या है। एक आप कॉलम बनाओगे, डेबिट क्रेडिट करके बनाओगे, ठीक है। दो पार्ट में आपको दिखाता हूं। इसमें आपको एक होता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं क्यों इसको इसके साथ करके बता रहा हूं कि एसेट और प्रॉपर्टीज और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को एक साथ क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इनका नेचर लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। इन दोनों का नेचर एक जैसा होता है। वो क्या होता है, देखो कि जब भी एसेट्स, अगर कोई हम एसेट यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हम खरीद रहे हैं, और मान लो खर्चे आप कर रहे हो, एक्सपेंस हो रहा है, ये सब चीजें बढ़ती हैं यानी होती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, बढ़ने पे हम डेबिट करते हैं। तो बढ़ने को मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, बढ़ने पे, यानी बढ़ने पे मतलब प्लस होने पे, ठीक है। यानी बढ़ने पे हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, मतलब बढ़ने पे हम डेबिट करेंगे, और घटने पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अगर मान लो घट गया यानी माइनस हो गया, तो क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से होता है एक, देखो हमारे पास जो कैपिटल होती है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है, और इनकम्स एंड गेन्स। जो भी इनकम और गेन होती है हमारी, जो हमारी कैपिटल और लायबिलिटीज होती हैं, वो अगर बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम पैसा लगाया, तो आपके पास क्या हुआ, पूंजी आपके बिजनेस में आई, फर्स्ट टाइम आई, इंट्रोड्यूस हुई, आपने लगाया या बढ़ गया, एक ही बात है। तो वो कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम अगर बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बढ़ने को मैंने प्लस लिखा है, घटने को मैंने माइनस किया है, तो प्लस करेंगे। यानी अगर मान लो कि कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम और गेन बढ़ रहे हैं, तो प्लस करोगे, यानी कि आपको क्रेडिट करना है। यहाँ पे ये कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम और गेन बढ़ना क्रेडिट करना होता है, यानी बढ़ने पे हम क्रेडिट करेंगे। एसेट्स, प्रॉपर्टीज, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। यानी एसेट और एक्सपेंसेस का नेचर एक जैसा होता है। एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल और इनकम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। यानी एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, और घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे। और यहां देखो इसको, ये उल्टा हो रहा है। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम एंड गेन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं, घट रहे हैं तो डेबिट होंगे, ठीक है। समझ में आया, ये बिल्कुल उल्टा होता है। आप तो जान ही रहे हो कि इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। यानी एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च का उल्टा इनकम हुआ। तो उसी तरीके से ये सारे नेचर वाइज दे रखा है। यहाँ पे एसेट, प्रॉपर्टीज और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का नेचर एक जैसा है, यानी ये बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, घटेंगे तो माइनस करेंगे। उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है, यानी कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और घटेंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है।
इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो अपनी कॉपी पे, ठीक है। जैसे जैसे जो भी मैं समझाता जा रहा हूँ, 1 बाय 1 आपको सारा कुछ नोट करना है अपने कॉपियों में, सारी चीजें आपको ऑर्डर वाइज नोट करनी है, तब जाके अच्छे से आप क्लियर कर पाओगे, एक कंसेप्ट बैठ जाएगा आपका कि किस तरीके से हमें एंट्रीज करनी होती है। बहुत सारे बच्चे 12th तक पहुंच जाते हैं बट उनकी एंट्रीज अभी भी क्लियर नहीं होती, ठीक है। 11th पास कर गए होते हैं, किसी तरीके से 11th पास कर गए, फिर 12 में आ गए, तो उनको जो बेसिक्स की दिक्कत आती है ना, इस कारण से वो कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनको दिक्कत आती है कि भाई कैसे एंट्रीज कैसे क्या होती है, जहां समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो क्या करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको एक एक करके देखना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखनी है कि मैं कैसे कैसे क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें हो गई, अब हम मेन काम पे आएंगे एंट्रीज करने पे। अब जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल एंट्री में आपको पता ही है, बट फिर भी देखो क्या होता है। एक हम बनाते हैं ऐसे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, लिखोगे, है ना। और यहां नीचे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम है, मान लो हमारी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, तो इन द बुक ऑफ हम लिख देंगे यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी कंपनी का नाम होता है। फिर आप कॉलम बनाते हो, ठीक है। पहले साइड में आपको सबसे लास्ट में आपको कॉलम्स बना लेना है, 2 कॉलम्स, और एक छोटा सा कॉलम बनाना है आपको एलएफ के लिए, ठीक है। और ये तो अपने कॉपी के आप जो मार्जिन पेज जो है उसको यूज कर लोगे, और इसको यहाँ पे लिख दोगे डेट, डेट पर्टिकुलर्स करके लिखोगे आप, ये हो गया डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट, और यहां पे लिखोगे क्रेडिट अमाउंट, और यहां र लिख दोगे और ऐसे लिख दोगे, ये रुपीस का साइन हो गया, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मेट हो गया। अब कैसे इसमें हम काम करेंगे, मान लो कि आपकी कंपनी है, आपने स्टार्ट किया 2021 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 2021 से आपने स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो कि 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आपने क्या किया होगा, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड, ठीक है, को हम लिखते हैं कमेंस्ड भी, कई बार लिखा होता है कमेंस्ड, एक ही बात है, स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज, ठीक है। मान लो आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, फर्स्ट टाइम आप बिजनेस में जब पैसे लगाने जा रहे हो तो आप 5 लाख लगा रहे हो, 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख रुपीज आपने स्टार्ट किया, बिजनेस में लगाया है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपकी ही कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसमें आपने पैसे लगाए, तो जो पैसे लगाए तो आप ही कंपनी के पास क्या हुआ, पैसे आए, आपकी पूंजी बढ़ी, आपकी फर्म की, आपकी कंपनी की पूंजी बढ़ी, पूंजी आई। जब भी बिजनेस में फर्स्ट टाइम पैसा लगाते हैं तो हमारे पास, हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है आपके बिजनेस में। जब आपके पास कैश आ रहा है तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लाइन खींच के ऐसे कैश अकाउंट डेबिट लिख दोगे, और थोड़ा स्पेस दोगे यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेस छोड़ देना चाहिए, और यहाँ लगना चाहिए 2,
कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करोगे, और जिस डेट को आपने करी थी ऊपर में आप ईयर लिख दोगे 2001 और 1 अप्रैल। ठीक है, क्या करना है आपको, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा स्पेस इतना छोड़ देना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देखने में अच्छा गया जरा सा। ठीक है, आपको यहाँ पे पैसे लिख देने हैं 5 लाख रुपए। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट है ना, कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे और डेबिट के ठीक सामने आपको 5 लाख रुपए लिख देना है। फिर टू कैपिटल अकाउंट, टू मतलब यहाँ पे हो गया क्रेडिट, जनरल एंट्री में टू मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट यहाँ क्लियर है ही, ठीक है कि वो डेबिट हो रहा है, और ये हो गया क्रेडिट, तो कैश टू कैपिटल बोलते हैं हम इसको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश डेबिट में है तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसे लगाए तो आपके फॉर्म को पैसा आया। आपको एक बात बहुत ध्यान से ध्यान रखनी है, सोचना है कि जब भी आपके पास किसी भी तरीके से कैश आएगा, ठीक है, तो आप कैश को डेबिट ही करोगे। मान लो आपको कुछ पैसे चेक से मिलते हैं, तो पैसा आपके बैंक में आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करो, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करो। ठीक है, जब भी कभी किसी भी कारण से कैश जा रहा है, यानी पैसे जा रहे हैं आपके हाथ से जा रहे हैं, तो कैश को क्रेडिट कर दो। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो आपका बैंक से पैसा घट रहा है तो बैंक को भी क्रेडिट कर देंगे। कैश और बैंक जब पैसा आते हैं हमारे पास तो उनको डेबिट करते हैं, जब जाते हैं किसी भी कारण से जाते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ चूंकि बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया है, आपके पूंजी के रूप में कैश आ रहा है। कैश किस फॉर्म में आ रहा है, आपकी पूंजी की फॉर्म में, यानी कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको उसको आपने यहां लिख दिया। आप क्या लिखोगे, नरेशन क्या लिखोगे, बिंग, बिंग लिखना है और सीधी एक क्वेश्चन उतार देना है। ठीक है, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि आपने 5 लाख रुपए लगाए, अब 5 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, सपोज करो। तो आप जमा करते हो तो मान लो 2 तारीख को आपने जमा किया है, लिखा रहेगा डिपॉजिटेड टू बैंक। डिपॉजिट टू बैंक, क्या डिपॉजिटेड, ईट बालू छड़ी तो करेंगे नहीं, डिपॉजिट क्या करेंगे, कैश ही करेंगे। ठीक है, तो डिपॉजिट हम कर रहे हैं किसको, पैसे को, अपने पास हमारे पास जो 5 लाख थे उसमें से 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं, तो डिपॉजिटेड टू बैंक 2 लाख रुपए। अब हो क्या रहा है यहां पे देखो, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक लिखा रहेगा या डिपॉजिटेड टू बैंक लिखा रहेगा, एक ही बात है, यानी आपने कैश ही जमा किया है। आप जब पैसा बैंक पे जमा कर रहे हो तो पैसे कहां आ रहे हैं, आपके बैंक में, आपके ऑफिस में जो पैसे हैं, आपके पास ऑफिस में जो आपके चेस्ट में पैसे पड़े हुए जो आपके पास हैं, आपके हाथों में है, वो पैसे अब बैंक में जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक में जा रहे हैं तो बैंक भी तो अल्टीमेटली आपका ही है, तो आपके बैंक में अब पैसे बढ़ रहे हैं, अब आपका बैंक बढ़ रहा है, कैश घट रहा है, बैंक आपका बढ़ रहा है, यानी बैंक को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा क्या हो रहा है, आपके बैंक में आ रहा है, तो आपका बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक में पैसे आ गए, तो आप यहां पे लिखोगे 2 लाख रुपए बैंक में। अब यहां पे कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक है, आपके हाथ से जा रहा है ना, भले आपके बैंक में जा रहा है बट आपके हाथ से जा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। जब भी कैश आएगा तो कैश डेबिट करेंगे, जब भी कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, आंख बंद करके, सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे
ये हुआ, ठीक है। अब आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, ठीक है। क्या हो गया, कैश आपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद मान लो आप पैसा बाद में कभी निकालते हो, आपको सारे, मैं पहले बैंक वाले ट्रांजेक्शन बताता हूँ क्या क्या चीजें हो सकती है। मान लो कि आपने पैसा निकाला, 3 अप्रैल को आपने कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है, मान लो 10,000 रुपए निकाल रहे हो आप, ठीक है। जब आप पैसा बैंक से निकाल रहे हो, अब क्या होगा, क्योंकि पैसा आपने बैंक से निकाला है तो बैंक आपका घट जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये पैसा अब आ रहा है, अब कैश आपके पास आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पैसा आपका, आपकी जो बैंक में पैसे पड़े हुए थे 10,000 रुपए, वो आपको कम हो रहे हैं आपके, तो 10,000 यहां लिख दो, बिग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। आ रहा है समझ। अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, आपने पैसा निकाला कैश यहां पे और बैंक आपका घट गया, ठीक है। अब मान लो लिखा रहेगा कि विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। अब देखो विड्रॉ क्या कर रहे हैं वो लिखा ही नहीं है, विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज लिखा है, सिर्फ इतना ही लिखा है। या तो क्लियरली दे रखा होगा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऐसे दे सकते हैं, या डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा विड्रॉ फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज। तो विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है, यानी कि आपने बैंक से ही पैसा निकाला है, बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ लेना है कि बैंक से ही पैसा आपने निकाला होगा। तो ये मान लो आपने निकाला है 6,000 रुपए, तो सेम एंट्रीज करेंगे, ये वाली जो एंट्री है ना, सेम वही एंट्री आपको कर देनी है वापस से 4 अप्रैल को। मतलब दोनों का कहना मतलब यही हुआ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हो तो एक ही बात होती है। तो पैसा आ ही रहा है ना अल्टीमेटली आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे, ठीक है। तो पैसा आपके पास आ गया 6,000 रुपए, ठीक है। तो लिखोगे बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो फॉर ऑफिस यूज, यहां पे आप लिख सकते हो फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद अब क्या होता है, ये तो आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला, लेकिन अगर आप पैसा बैंक से ही निकाल रहे हो बट पर्सनल काम के लिए निकाल रहे हो, तब क्या लिखा रहेगा, तब हम क्या करेंगे। मान लो लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, मान लो पर्सनल यूज के लिए आप पैसा निकाल रहे हो, आपका पर्सनल काम है, मान लो कि आप बिजनेस करते हो, आपको घर में कुछ काम है, कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, 8,000 रुपये आपने बैंक से निकाला, चलो भाई चलो घर में कुछ काम है अपना निकाल लेते हैं पैसा, तो आपने पैसा क्या किया बैंक से निकाल लिया।
तो आप पर्सनल काम के लिए जब पैसा निकालते हो आपके बिजनेस से, तो वो क्या होती है, आपकी ड्राइंग्स होती है। क्या होती है? ड्राइंग्स। तो जब आप बिजनेस के पैसे को अपने पर्सनल काम के लिए निकालोगे, तो आप लिखोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करोगे। और पैसा कहां से निकाला आपने? बैंक से निकाला, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे। जो भी अमाउंट है आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ये आ गया, लिख दोगे नरेशन में बेइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। लेकिन अगर लिखा रहेगा सिर्फ विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिखा रहेगा, और कुछ लिखा नहीं है, मान लो 1100 रुपए 1100 लिखा हुआ है, तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज खाली लिखा है और कुछ लिखा ही नहीं है वो कहां से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ लिखा नहीं है, खाली लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो क्या करना है आपको? तो आपको ये मानना है कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज मतलब आप ड्राइंग तो कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, पैसे निकाल रहे हो, ड्राइंग तो डेबिट होगा ही होगा, बट आप कैश में पैसे निकाल रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर विड्रॉ पर्सनल यूज हम अगर के लिए निकाल रहे हैं तो बैंक मेंशन किया हुआ है, तभी आप ड्राइंग टू बैंक करोगे। अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं और मेंशन किया हुआ है बैंक, तो आपको ड्राइंग टू बैंक करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो ड्राइंग टू कैश कर देना, ठीक है। तो लिखोगे आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये आप कर लोगे, ये आपका हो गया 1100 रुपए, ठीक है, 1100, ठीक है। आया समझ? इस तरीके से आप नरेशन लिख दोगे, फिर being withdraw for personal use, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हैं या पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। अगर चाहे कहीं भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि आप पैसा निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो समझ लो कि वो आपका पर्सनल है, तो उसमें आपको ड्राइंग अकाउंट ही लिखना है। दिमाग में ये बात स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि पर्सनल जहां वर्ड लिखा रहेगा, डोमेस्टिक या प्राइवेट वर्ड लिखा रहेगा, वहां पे आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ही करनी है। क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो अपने फॉर्म से, अपने पर्सनल काम के लिए निकाल रहे हो, तो कंपनी जो आपकी है ना, वो आपका खर्च मानती है, वो ये मानती है कि ये खर्च है, कंपनी के लिए खर्च है ये, तो इसलिए ड्राइंग्स को हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, ठीक है। जब बैंक से विड्रॉ कर रहे हो पर्सनल काम के लिए, अगर आप अपने खुद के काम के लिए निकाल रहे हो और बैंक मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ड्राइंग टू कैश कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि बैंकिंग रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। यानी बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, तो आपने एंट्री अभी सीखी थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं एंट्रीज आपको फॉर्मेट करके नहीं बता रहा, अभी बस रफली बता रहा हूँ। एक एक आइटम, एक एक ट्रांजेक्शन मैं बताऊंगा, और उसको रफली कैसे करना है मैं समझा दूंगा आपको, फिर आपको उसको जैसे आप जनरली बनाते हो उसके फॉर्मेट में उसी हिसाब से करते जाना, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है,
मान लो लिखा है 2021 को ही 10 जनवरी को 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को हमने क्या किया कि लिखा है बॉट लिखा रहेगा, बॉट यानी परचेस्ड गुड्स। मान लो लिखा हुआ है हमने खरीदा है 10,000 रुपए का सामान, ठीक है। तो परचेज गुड्स लिखा है, यहां सिर्फ लिखा है परचेज्ड गुड्स या ब्रॉड गुड्स लिखा है। किससे खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, किस मोड में खरीद रहे हैं वो लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधे के सीधे परचेज अकाउंट डेबिट टू हम कैश कर देंगे, ठीक है। जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो, ठीक है, लिखा रहेगा परचेज गुड्स, गुड्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स, ठीक है। आप खरीदते हो अगर, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैश करेंगे। अगर आप कैश में पे कर रहे हो, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक लिखेंगे। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है, तो आपको कैश अकाउंट डेबिट करनी है, वरना कैश को क्रेडिट कर देनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देना है, क्योंकि आप सामान खरीद रहे हो, आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो आपने कैश को क्रेडिट करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहां पे आपने अमाउंट डाल देने 10,000, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया। और आप नरेशन लिख दोगे बॉट गुड्स, परचेज गुड्स, यही जो क्वेश्चन में लिखा होता है, यही चीज आपको नरेशन में देना होता है, ठीक है। अब देखो, अब 11 तारीख को देखो, 11 अप्रैल को लिखा रहेगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से आपने खरीदा है मान लो 12,000 रुपए का, ठीक है। तो आप शाम से खरीद रहे हो 12,000 रुपए का, 12,000 का खरीद रहे हो। तो आप खरीदोगे तो आप क्या करोगे, सामान आपके पास आ रहा है, आपने परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और आप किससे खरीद रहे हो उसका नाम लिखा है, यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है। अब आपको क्या देखना है कि जब आप कोई चीज, कोई सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, अगर कोई चीज खरीद रहे हो, कोई गुड्स खरीद रहे हो या कोई गुड्स बेच रहे हो और उसमें बंदे का नाम लिखा हुआ है, अगर बंदे का नाम है, किसी भी बंदे का नाम ले रखा है, लेकिन कैश या कुछ बैंक कुछ लिखा नहीं है, तो आप उसको मानोगे कि क्रेडिट पे ही हम खरीद रहे हैं, है ना, या क्रेडिट पे ही बेच रहे हैं, और उसमें हम बंदे के नाम को लिखेंगे, ठीक है। तो परचेस किया गुड्स किससे किया है, श्याम से, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। तो श्याम में अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो टू श्याम अकाउंट लिख सकते हो, श्याम टू श्याम भी करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, अब लिखा है मान लो परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मीरा। ये आपने परचेज किया है 28,000 का, सपोज करो 28,000 का आपने खरीदा है सामान मीरा से, तो आप खरीद रहे हो उससे, लेकिन यहां लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मीरा, लिखा है बाय कैश लिखा हुआ है, बाय कैश लिखा है। तो 28,000 का आपने खरीदा है मीरा से, लेकिन यहां कैश भी लिखा है, नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है। जब नाम और कैश या बैंक दोनों लिखा रहेगा, नाम के साथ साथ
मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा रहेगा कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नाम को इग्नोर कर देना है और आपको परचेज टू कैश कर देना है या परचेज टू बैंक कर देना है। अगर चेक से लिखा रहेगा तो परचेज टू बैंक करेंगे, अगर बाय कैश लिखा है तो परचेज टू कैश कर दोगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। 28,000 का आपने सामान खरीद दिया, ठीक है। ठीक है ना, इस तरीके से आप सामान खरीदते हो। अब देखो ये लिखा है परचेज गुड्स, ये गुड्स खरीद रहे हो, हमेशा लिखा होता है परचेज गुड्स लिखा रहता है, या सीधे परचेज फ्रॉम राम लिखा रहेगा, परचेज फ्रॉम श्याम लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स का कोई नाम नहीं है। जब आप सामान खरीदते हो बेचते हो, गुड्स का नाम लिखा नहीं होता, तो आप परचेज अकाउंट को ही डेबिट करते हो, ठीक है। और सेल करोगे, सेल की एंट्री बताऊंगा अभी, तो सेल भी करोगे, गुड्स लिखा रहेगा तो गुड्स को हम क्या करेंगे, सेल को ही लेके चलेंगे, परचेज टाइम पे परचेज को, सेल के टाइम पे सेल को लेके चलेंगे। तो देखो अब लिखा है परचेज फर्नीचर, मान लो 40,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है। देखिए परचेज क्या कर रहे हो आप, गुड्स नहीं खरीद रहे हो बल्कि फर्नीचर खरीद रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखोगे, फिर परचेज नहीं लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किसी का नाम नहीं लिखा है तो कैश लिख दोगे, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से चीजें समझ जानी है कि क्या करना होता है। परचेज किया आपने, अब परचेज में क्या आइटम आप ले रहे हो, क्या सामान खरीद रहे हो, उसका नाम लिखा है तो परचेज उस आइटम का नाम लिख देंगे। तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर टू कैश कर देंगे। जितने सारे एसेट्स खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखते बल्कि उस एसेट के नाम को डेबिट करते हैं। मान लो लिखा है परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम हेमा, and payment made by चेक। आपने हेमा से खरीदा है और पेमेंट आपने मेड किया है चेक से, तो आप मान लो 60,000 का खरीदते हो, तो आप लिखोगे आपने सामान खरीदा है, क्या नाम क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी को डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लिख दोगे, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी है, जिस भी बंदे से खरीदी है, ठीक है, आपने हेमा से खरीदा है, ठीक है, हेमा से खरीदा है बट चेक में खरीदा है आपने। तो जब हम किसी से खरीदते हैं कोई सामान और बंदे का नाम लिखा होता है, साथ में मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा होता है, कैश या बैंक जो भी, तो आपको कैश या बैंक को ही देखना है, उस बंदे के नाम को नहीं दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे बैंक कर दोगे, ठीक है। नरेशन में आपको पूरा लिखना है, क्योंकि नरेशन में आपको उस बंदे का नाम भी मेंशन करना है। जैसे आपको सीधे लिख देना है बिंग, बिंग शुरुआत करनी है, बिंग परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम हेमा एंड पेमेंट मेड बाय चेक, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब देखो सेल के ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, ठीक है। सेल के ट्रांजेक्शन्स करने के लिए मान लो क्वेश्चन में लिखा है मान लो 15 अप्रैल को हमने क्या किया,
लिखा रहेगा सीधे गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड लिखा है, मान लो 25,000 का आपने सामान बेचा है, ठीक है। आप 25,000 का सामान बेच रहे हो, आपने खरीदा, तो क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट करनी है, और टू आइदर कैश और बैंक और उस बंदे का नाम जिससे आप खरीद रहे हो। उसी तरीके से आप कोई सामान बेचते हो तो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 25,000 और 25,000, ठीक है, ये एंट्री करोगे। नरेशन तो आपको पता ही है, बिंग गुड सोल्ड लिख दोगे। तो यहां पे क्या हुआ, हमने कैश में खरीदा है, आप कोई सामान बेचा है आपने, तो आप कोई सामान बेचते हो, कैश में बेच रहे हो तो कैश टू सेल्स, किसी बंदे से उधार खरीद मतलब उसको उधार बेच रहे हो, ठीक है, जिस बंदे को उधार बेच रहे हो तो उसके नाम पे लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे। आप चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, है ना, आपने किसी को बेचा और आपने रिसीव किया, चेक से पेमेंट रिसीव किया, तो बैंक लिखोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स करोगे। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया सुरेश को, मान लो सुरेश को बेचा हमने 24,000 का, तो 24,000 का बेच रहे हैं, तो यहाँ नाम लिखा है बंदे का, और मोड ऑफ पेमेंट लिखा नहीं कि कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं या चेक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लिखा नहीं, यानी हमने उधार ही बेचा है, यानी क्रेडिट पे बेचा है। तो लिखोगे सुरेश, अब सुरेश का नाम लिख देंगे कि सुरेश को हमने बेचा है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे, ठीक है। 24,000 रुपए हमने इसको 24,000 का सामान बेचा है। आप जिसको बेच रहे हो, ठीक है, वो कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर के नाम को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। आप जब भी किसी को सामान बेचते हो तो सेल को क्रेडिट करोगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। जब भी कोई सामान खरीदते हो तो परचेस को डेबिट करोगे। जब भी कोई सामान, सिर्फ गुड्स लिखा रहेगा, गुड्स की बात कर रहा हूं मैं खाली, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, और टू आपको देखना है मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश है तो परचेज टू कैश, चेक से पेमेंट कर रहे हो तो परचेज टू बैंक, और अगर क्रेडिट पे रिसीव कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, है ना, उधार खरीद रहे हो किसी से, तो परचेज टू उस बंदे का नाम। सेम उसी तरीके से हमें सेल में करना होता है, बस जस्ट उल्टा होता है। वहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और टू बंदे का नाम लिखते थे। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल को क्रेडिट करोगे, और डेबिट में आइदर कैश, आइदर बैंक, आइदर किसी बंदे का नाम जिससे आप जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है। तो आपने सुरेश को बेचा है तो सुरेश को डेबिट करोगे, टू बैंक टू सेल्स कर दिया आपने। सुरेश कौन है, रिसीवर है, उसको आप सामान बेच रहे हो तो वो सामान रिसीव कर रहा है, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देंगे। अब लिखा रहेगा गुड्स सोल्ड टू राठी and check received from him। मान लो 32,000 रुपए का सामान है, ठीक है, तो 32,000 का आपने सामान बेचा है, तो आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे चेक से मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दोगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। उसके बाद फिर अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप पैसा रिसीव करते हो, कोई भी आप कैश रिसीव कर रहे हो या चेक से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, या आप पेमेंट कर रहे हो,
आप चेक से पेमेंट कर रहे हो या कैश पेमेंट कर रहे हो, कहीं भी डिस्काउंट की बात लिखी है तो आप ध्यान रखना, जब लिखा रहेगा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट लिखा रहेगा तो हमेशा हमेशा वो कैश या बैंक के साथ ही होता है, ठीक है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, ठीक है। कैश या बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है कैश पेड टू, मान लो कि आपने खरीदा था शाम से खरीदा था, ठीक है, तो शाम से खरीदा था उसको पेमेंट कर रहे हो, तो शाम, कैश पेड टू शाम, आपको आपने शाम को से खरीदा था, उसको आप पैसे दे रहे हो, तो कैश पेड टू शाम लिखोगे, ठीक है। शाम और फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा, सेटलमेंट तो 11,500 लिखा हुआ है, ठीक है। कैश पेड टू शाम और फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब ये हुआ कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि ये फाइनल अमाउंट है, 11,500 ही हमारा फाइनल अमाउंट है, अब आपको और पे नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि देखो 12,000 का सामान था और आपने 11,500 आपने पे किया, ठीक है। आपने खरीदा था 12,000 रुपए का, 12,000 का, और आप 11,500 पे कर रहे हो सिर्फ, इसका मतलब कि उसने आपको डिस्काउंट दे दिया होगा, ठीक है। तो आपको उसकी एंट्री करनी है, तो पे कर रहे हो आप, तो जिसको पे कर रहे हो, शाम को पे कर रहे हो, तो शाम अकाउंट डेबिट टू, यहां पे कर देंगे, आप शाम को बेच रहे हो तो शाम अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे, क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो 11,500 रुपए, सॉरी, यहाँ पे आप लिखोगे पूरा का पूरा 12,000 रुपए, यहाँ लिखोगे पूरा का पूरा 12,000, कैश में लिखोगे 11,500, 11,500, और डिस्काउंट लिखोगे यहाँ पे 500, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखा देना है, कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साथ होता है, जहां भी रहेगा कैश, अगर चेक से भी पेमेंट रिसीव करते तो भी हम ऐसे ही करते, तो यहाँ बैंक और डिस्काउंट एक साथ दिखते, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम रिसीव करेंगे इसे और डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, यानी डिस्काउंट हमें देना, जो देखो होता क्या है कि जो पेमेंट करता है ना वो उसको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। जो भी पेड करता है, पेमेंट करने वाले को ही डिस्काउंट मिलता है, तो यहां हमने क्या किया, हमने पे किया तो हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अब मान लो लिखा है कैश रिसीव्ड या चेक लिखा लिखा रहेगा, मान लो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजन, आपने राजन से चेक रिसीव किया है, आपने उसको बेचा होगा, या मान लो कि यही देखो ना, सुरेश को की बात करते हैं, सुरेश, क्योंकि सुरेश को आपने बेचा था सामान तो उसने पैसे दिए, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश, तो 24,000 का सामान है, तो आपके दो कैसे लिख रहे, चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश फॉर द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो ये 23,600 रुपए, ठीक है, 23,600 रुपीज का सेटलमेंट हो रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है यानी कि आपको 400 रुपए आपने उसको डिस्काउंट दिए हैं, जो कि आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, जो पैसा रिसीव करता है वो डिस्काउंट देता है, और जो पैसा रिसीव करता है ना, वो डिस्काउंट रिसीव करता है, ठीक है। तो
जो पे करता है, मतलब कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश यहाँ पे कर रहा है, जो पे करेगा वो डिस्काउंट रिसीव करेगा। सिंपल सी बात है, जो पे करेगा वो उसको डिस्काउंट मिलेगा, और जो कैश रिसीव करता है वही डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुरेश से रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 400 रुपए का, क्योंकि 23,600 में ही सेटलमेंट कर रहे हैं। मतलब कोई बात नहीं, तुम 23,600 ही दे दो और मत देना। तो आप रिसीव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अकाउंट लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काटने वाले आपके। 23,600 नाम के आगे कोई जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट लगाओ, आप लगाते भी हो तो उससे कोई नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, ये हो गया चेक रिसीव फ्रॉम सुरेश फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, मान लो कोई खर्च पे कर रहे हो, आप कोई खर्च कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो आप सीधे लिख दोगे, जैसे मान लो लिखा रहेगा रेंट पेड, ठीक है, या कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड, कुछ भी पेड लिखा रहेगा। ठीक है, मान लो 8,000 का पे कर रहे हो तो सीधे लिख दोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे। ठीक है, ये आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, ये हो गया, ये बेसिक एंट्रीज हो गई जो आपको करनी चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए। परचेस के लिए क्या क्या एंट्रीज होनी चाहिए वो मैंने बता दिया, सेल का क्या होना चाहिए वो मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर खर्चों के बारे में मैंने एक बता दिया है। आप इसमें यहाँ पे रेंट लिखा रहे, डिस्काउंट लिखा रहे, कमीशन पे, जो भी पे किया लिखा रहेगा तो आपको उसमें उसका नाम लिख देना है, डेबिट, उस खर्च का नाम डेबिट कर देना है टू कैश या बैंक, जो भी मोड है आपको कर देना है। जितने भी खर्चे करते हो आप उसको बिल्कुल हैंड टू हैंड करते हो, मतलब कैश में ही होता है वो पेमेंट, जो भी खर्च करते हैं आप उसको कैश में पेमेंट करते हो, है ना। कैश मतलब कैश या बैंक जो भी है। ठीक है, तो सारे खर्चे अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, जो भी खर्च है अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हम करेंगे। ठीक है, अब इतना आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बनाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये सारा समझा दिया आपको। अब इसके बाद आगे की चीज़ें बहुत अभी और भी कुछ बची हुई हैं, वो आपको समझाता हूँ ताकि कंप्लीट आपको जनरलिटी समझ में आ जाए। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन दे। अभी इसके बाद हम लोग जीएसटी के भी करेंगे। अगर आप परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसमें जीएसटी लग रही है तो जीएसटी को कैसे लिखना चाहिए, किस तरह की जीएसटी होती है, कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, है ना, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होती है, वो सारा समझाऊंगा। प्लस कुछ स्पेशल एंट्रीज भी होती हैं, वो भी आप सीखोगे। अगर मान लो आपने चेक किसी को दिया है या चेक किसी से लिया है और वो चेक बाउंस हो गया, है ना, तो क्या करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं समझाऊंगा नेक्स्ट एंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वीडियो है उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है, इतना आपको अभी नोट कर लेना है। ठीक है, ओके।